नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में हम खास चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उस पर। बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति खराब होती जा रही है। सेना ने वहां पर अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और इससे पहले हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को यानी आज राजधानी ढाका में शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए, जमकर लूटपाट की और तोड़फोड़ मचा दी। उनके पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ डाला और यही नहीं, पार्टी के कार्यालयों में भी आग लगा दी गई। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त यानी आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वह सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ है। वह बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर उतरा है। उसके बाद वह लंदन या फिर फिनलैंड या किसी दूसरे देश जा सकती हैं, ये खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने यह कह दिया है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। और इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। ये तमाम तस्वीरें आपको बांग्लादेश से दिखा रहे, जहां पर किस तरह से हिंसा के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद वो भारत के लिए रवाना हुई। और अब ये खबरें भी तेज हैं कि वो भारत में नहीं रुकने की फिराक में है, वो लंदन या फिर फिनलैंड जैसी जगहों पर जा सकती है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नवीन, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूना, अंतर्राष्ट्रीय जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ अफरोजा अख्तर ईवा, बांग्लादेशी छात्रा है ये। अफरोजा, बहुत स्वागत है। और शुरुआत में ब्रह्मदीप जी आपके साथ करना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेश की हम स्थितियां देख रहे हैं, कल्पना से ये परे हैं। अगर आप बात करें, श्रीलंका से ऐसी तस्वीर हमने आते हुए देखी है, पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आते हुए देखी है, अफगानिस्तान से भी देखी, लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कितनी बड़ी चुनौती है ये भारत के लिए? लेकिन इशिता जी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, बांग्लादेश के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, बांग्लादेश की विपक्षी दलों के लिए बहुत अच्छा है, बांग्लादेश की जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन भारत के लिए चुनौती बना है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि भारत की न केवल शेख हसीना अच्छी दोस्त रही है, लेकिन जो शेख हसीना की जो नीतियां हैं, जो अवामी लीग की नीतियां हैं, वो भारत के लिए साथ बहुत दोस्ताना पूर्ण रहती है। दूसरी बात यह है कि भारत की सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से छूती है। बहुत सारे राज्य हमारे बांग्लादेश से लगते हैं और बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों में अब कम से कम अवामी लीग के शासन काल के दौरान संबंध बहुत अच्छे रहे, वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। दूसरा, पूर्वोत्तर में जो आतंकी संगठन बढ़े थे उनको शेख हसीना के दौर में उन आतंकी संगठनों पर नकेल कर दी गई। जो बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ रही थी, खासकर इस्लामिक कट्टरतावाद जो बढ़ा था, उस पर नकेल कसी गई। तो ये जो सारा घटनाक्रम है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बांग्लादेश है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अंततः भारत की चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन दुनिया को संदेश भी है कि आप सत्ता में बने रहने के लिए किसी कीमत पर अधिनायकवाद को प्रोटेक्ट मत कीजिए। आप विपक्षी दलों का सम्मान कीजिए, आप छात्रों का सम्मान कीजिए, आप जनता की भावनाओं का सम्मान कीजिए। ये दुनिया में संदेश भी है। और जो राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती है, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता किसी कीमत पर सत्ता में बने रहने की कोशिशें करते हैं, उसका हश्र ठीक वैसा ही होता है जैसे शेख हसीना का हुआ है।
ठीक है ब्रह्मदीप जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, डॉक्टर नवीन आनंद, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये तस्वीरों की, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमने बाकी मुल्कों से ऐसी तस्वीर आते हुए देखी, और अब एक और पड़ोसी मुल्क जहां से ऐसी तस्वीरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी ब्रह्मदीप जी ने बताया कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को? किस और ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं? बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है, काफी समय से ये हिंसा चल रही थी, और आज वो हमने दृश्य देखा जहां पर प्रधानमंत्री जो हैं वहां की शेख हसीना, वो अपने पद से इस्तीफा दे दी और फिर वो वहां से निकल गई भारत के लिए। और अब ये खबर भी आ रही है कि वो भारत में नहीं रुकेंगी, वो फिनलैंड या फिर किसी दूसरे देश, लंदन के लिए रवाना हो सकते हैं। ऋषिका जी, जब दुनिया में इस तरह के हालात पैदा होते हैं और जब आंदोलन के माध्यम से कोई पद से हटाया जाता है, तो ये बात सही है कि उस देश के अतिरिक्त अन्य देशों पर भी उसका असर होता है। और रहा सवाल भारत पर असर होने का, तो चूंकि भारत देश से उनके दोस्ताना संबंध रहे हैं और उनके, आप ये देखिए एक एक करके हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ करके आप देखिए, श्रीलंका की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें, जो कभी हमारे हिस्से हुआ करते थे, इन पर अभी लगातार पाकिस्तान की नजर चल रही है और वो चाइना के साथ मिल करके इन देशों के में हालात इस तरह के पैदा कर रहा है ताकि वहां का जो लोकतंत्र है या जो वहां पर सरकारें काम कर रही है, जो वहां पर लोग हैं, वो किसी भी तरह से वो देश से बाहर हो और मध्य प्रदेश, भारत का जो, खासकर भारत का जो हिस्सा है, उसका नुकसान पहुंचे। और इसका जो ये अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वे इस बात को हमेशा कहते आए हैं कि भारत पर चारों तरफ से हमला करने की रणनीति में पाकिस्तान लगा हुआ है और चाइना उसको सपोर्ट करता है। इसके कारण आप देखिए कि ये जो आज हालात बने हैं, ये 1-1.5 महीने पहले से किसी भी वक्त लग रहा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। और सन 75-76 में भी इस बार इस तरह की घटनाक्रम हुआ था, जिसमें शेख हसीना ने अपना पूरा परिवार खोया था। वे उस वक्त देश में नहीं थी, उसके देश से बाहर थी, इसलिए वे बच गई थी। ये उन पर एक, कहना चाहिए, दूसरा तीसरा अटैक है। एक बार उन पर ग्रेनेड से हमला भी हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और खासकर दुनिया में जब शांति अमन की बात हो रही हो, तब ऐसे में एक प्रधानमंत्री को इस तरह से, हालांकि ये भी सही है कि उन्होंने आंदोलन को सीरियसली नहीं लिया। जो लोकतंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं, उनका एक इस पर विचार करना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था। जो आंदोलनकारी थे उनसे विचार विमर्श करके उनकी जो मांगे थी वो उस पर निर्णय होता, तो इस तरह के हालात नहीं होते। उन्होंने हाथ से सत्ता तो खोई, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा, खासकर भारत पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिलहाल अभी क्योंकि जो तमाम अब भारत की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, ऐसा आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान अभी सामने नहीं आया, और उसी का सभी ने समर्थन भी किया है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से बयान नहीं आएगा, तो अभी तक हमने ऐसे कोई पोस्ट इससे रिलेटेड आते हुए भी नहीं देखे। हमारे साथ बांग्लादेशी छात्रा जुड़ी हुई है, अफरोजा। अफरोजा, मैं आप ही के पास आ रही हूँ सीधे। आप कैसे इन तस्वीरों को देख रही हैं? आप भी एक छात्रा हैं, और ये जो पूरा आंदोलन है वो छात्रों ने ही किया है, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो भी छात्र रहे हैं। कैसे तस्वीरें बांग्लादेश की आप देख रही हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ये सब चीज जो हुआ है पहले से ही हम लोगों के खिलाफ बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल राजाकार बोल के हम लोगों को इस तरह से ये बात करना ठीक नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ है। और ये सब हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, छात्र समाज के लिए ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जान गया है, बहुत सारे ब्लड निकले हैं, अभी तक भी बहुत सारे यहाँ पे मर्डर हुआ है। इसमें जो हुआ है ये हम लोगों के लिए सेफ नहीं था, ये हम लोगों को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। हम लोग सिर्फ एक डिमांड किए थे, सिर्फ यही था हम लोगों का। पर इस डिमांड के लिए इतना सारा जान देना, ये कभी भी कोई देश के लिए कोई अच्छा डिसीजन नहीं रहा है। ठीक है और फिर अफरोजा, ये सब जो बोलिए, बात पूरी कीजिए। और ये सब जो गवर्नमेंट ने किया है, पहले दफा में अगर सब मान लेते तो इतने सारे प्रॉब्लम भी नहीं होता और शायद इतने सारे जान भी नहीं जाते। ठीक है अफरोजा, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि छात्रों की एक डिमांड थी, अगर इस तरह की मांग वो पहले मान लेते तो इतनी सारी जो जाने गई हैं वो नहीं जाती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आंकड़ा काफी बड़ा है। लेकिन अब जो बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि जहां जो छात्र पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो अब जश्न मना रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो खुश हैं। जितनी भी जाने गई हैं, ऐसा लग नहीं रहा अब तस्वीरें देखकर कि उन्हें
अफसोस है इस बात का कि कितने छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। आज जो तस्वीरें निकले हैं ये हमें खुश है, हाँ हम खुश है क्योंकि हम लोगों के जो बात थे, हम लोगों के डिमांड था गवर्नमेंट यहाँ पे से बैकरोल करे, गवर्नमेंट आज किया है, इसीलिए हम लोग अब जश्न मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए राइट्स है। इसके पहले जो भी हुआ है उसके खिलाफ जाके आज ये डिसीजन लिया है। सो यस, वी आर हैप्पी अबाउट दैट। हम लोगों के फुलफिल डिमांड पूरा हुआ है, यही है। ठीक है अफरोजा। ब्रह्मदीप जी, यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस की बात करें तो देखिए बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान से जब वो अलग हुआ, जैसे कि अभी आनंद जी बता रहे थे कि दोनों ही पहले भारत के हिस्से हुआ करते थे, फिर वो अलग हुए और उसके बाद बांग्लादेश का भारत ने काफी साथ दिया है। लेकिन अभी फिलहाल भारत, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे आधिकारिक तौर पर अभी भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया, तो फिलहाल अब आपको क्या लग रहा है भारत की भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, भारत इंतजार कर रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि शेख हसीना की जो पिछले 1.5 दशक में राजनीति रही है वो बहुत ही विरोधाभास वाली रही है। उन्होंने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया, और इन सब के बीच भारत पर लगातार आरोप लगते रहे कि भारत शेख हसीना को का समर्थन करता है। जाहिर सी बात है किसी भी देश के लिए यह अच्छी स्थिति होती है कि उस देश के जो प्रधानमंत्री या उस देश की जो सत्ता है उसको विश्वास में लेकर आगे बढ़े। निश्चित तौर पर भारत ने, चूंकि शेख हसीना एक धर्मनिरपेक्ष दल का समर्थन करती रही, उनकी नीतियां धर्मनिरपेक्षवादी रही, इसलिए भारत ने उनका समर्थन किया। लेकिन इन सबके देखिए बांग्लादेश के घटनाक्रम से ये सोच लेना कि भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने चीजों को समझा नहीं है। छात्रों का आंदोलन सत्ता विरोधी आंदोलन में कैसे बदल गया? शेख हसीना का विरोध था, विपक्षी दल उनके विरोध में थे, तो शेख हसीना ने उनको अवसर दिया कि आप छात्रों से मिल जाइए, और छात्रों से मिलने के बाद यह जो आंदोलन है बहुत व्यापक हो गया। लेकिन इन सबके बीच अभी जो बांग्लादेश के सैन्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने अंतरिम सरकार की बात कही है। जाहिर सी बात है कि जो अंतरिम सरकार होगी उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अवामी दल का कोई, अवामी लीग का कोई होगा नहीं, उसमें अवामी लीग के लोग भी हो सकते हैं, उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। तो सैन्य तख्ता पलट होता, यदि सैन्य तानाशाह वहाँ की सत्ता में बैठ जाते तो भारत के लिए चिंता की बात होती। फिलहाल ऐसा लगता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री बदलेंगे। चूंकि छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बहुत ज्यादा मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर जो अंतरिम सरकार है वो छात्रों की मौत किन कारणों से हुई इस बात का पता लगाएगी। दूसरी बात यह भी कि देखिए इस आंदोलन में एक बात आपने गौर की होगी अर्चिता जी, कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक कैसे लोग पहुंच सकते हैं, छात्र कैसे पहुंच सकते हैं? जाहिर सी बात है इसमें पुलिस जो थी वो भी शांत रह के देख रही थी। वहाँ के पूर्व सैन्य अध्यक्ष जो है उन्होंने बाकायदा अपील की सेना से कि आप लोग बैरकों में लौटिए, आप अपने छात्रों को मत मारिए। तो कुल मिला के एक लंबे समय से 2009 से शेख हसीना सत्ता में है और उनके खिलाफ एक ऐसा विरोधी माहौल तैयार हो गया था, क्योंकि पिछला चुनाव भी विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि आप अंतरिम सरकार को बनाइए, चुनाव करवाइए, लेकिन शेख हसीना नहीं मानी। तो येन केन करके शेख हसीना जो सत्ता में बने रहना चाहती थी, उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम सामने आए हैं। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में लोकतंत्र बना रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के लिए अच्छे संकेत है कि आने वाले समय में भारत जो है अन्य राजनीतिक दलों से भी अच्छे संबंध स्थापित करे, जिससे कि संतुलन बना रहे। और मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका यही कारण है कि भारत सभी पार्टियों से अच्छे संबंध रखना चाहता है। हर्षिता जी। ठीक है ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारत के लिए चुनौती तो है लेकिन भारत के लिए इससे कोई खतरा नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम बांग्लादेश की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, कैसे हिंसा वहां पर भड़की है, कैसे पीएम आवास में लोग वहां पर घुस गए हैं, मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई, और पीएम आवास की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं तो कोई सामान लूटते हुए नजर आ रहा है, कोई सामान ले जाता हुआ दिख रहा है, तो कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है। तस्वीरें बांग्लादेश की है। अब ऐसे में डॉक्टर नवीन आनंद जी, अब देखिए कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर जश्न का माहौल है, छात्र जश्न भी मना रहे हैं जब से पीएम वहां से निकली हैं। अब ऐसे में सेना प्रमुख का ये बयान आना कि अब हम
अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे, आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। बड़े ही सधे हुए शब्दों में सेना प्रमुख का यह बयान सामने आया। कैसे देख रहे हैं आप? अंतरिम सरकार बनाने की बात वो कर रहे हैं। देखिए, जिन हालात से बांग्लादेश गुजर रहा है, वहां पर सैन्य प्रमुख का ये बयान इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हालात को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए इस तरह के ही बयान दिए जाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है जैसा पाकिस्तान में रातों रात प्रधानमंत्री हटा करके और सेना ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। कम से कम बांग्लादेश में जो सेना प्रमुख है, उन्होंने इस बात का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आंदोलन जिस स्टेज पर था, आप देखिए 1-1.5 महीने से जो बांग्लादेश की जो हालात थे, वे लगातार विस्फोटक हो रहे थे। और मैं इस बात से अभी भी सहमत हूँ कि इस तरह के यदि आंदोलन को कोई भी देश का प्रधानमंत्री है या प्रमुख व्यक्ति है, वो यदि छात्रों के या किसी जन आंदोलन को यदि हल्के में लेगा, तो ये बात सही है कि विस्फोटक स्थिति हो जाती है और उसमें इस तरह की जानें भी जाती हैं और फिर इस तरह के परिणाम भी आते हैं। लेकिन एक बात आप और ऐड कर लीजिए कि अभी जब शेख हसीना गाजियाबाद पर उतरी हैं, तो वहां पर उनसे अजीत डोभाल ने एक मुलाकात की है। हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये स्पष्ट हो गया है कि लगभग 1.5-2 घंटे वो वहां रुकी। और जब उनसे इस तरह की मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत भी इस पर कुछ विचार विमर्श करने के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। और उनका ये मिलना, शेख हसीना से एनएसए के प्रमुख का मिलना, अपने आप में ये खबर बन करके बाहर आती है कि इतना आसान नहीं है। भारत भी इस पर बहुत विचार विमर्श करके अपना पक्ष स्पष्ट करेगा। और इस तरह के हालात में, क्योंकि हमारे यहाँ का काफी इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ के लोगों का वहां पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ के बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारे यहाँ से यात्राएं होती हैं देश से बांग्लादेश के बीच, तो कई तरह के रिश्ते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सैन्य प्रमुख जो वहां पर वर्तमान में कह रहे हैं कि हम सत्ता स्थापित करेंगे, दोबारा से अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, तो उसमें भी भारत का रोल होगा। और जिस तरह से अभी शेख हसीना ने भारत आकर के विदेश दूसरे देश जाने का जो योजना बनाई है, मैं समझता हूँ अजीत लेकिन डोभाल से कहीं चर्चा ना के कहीं बाद ही जैसे आप कोई। बता रहे हैं यहाँ पर अभिनंदन जी के सैन्य प्रमुख जो ये बात कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार वो बनाएंगे, इसमें भारत का सपोर्ट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि सेना की अगर हम बात करें या फिर वहां के जो विपक्षी दल है, क्योंकि उन्होंने अब प्रदर्शनकारियों को बधाइयां भी देना शुरू कर दी है कि आपको बधाई हो, आप जीत गए हैं, जो पीएम है वो वहां से निकल गई हैं, तो इस तरह की बधाइयां देना शुरू हो गई। विपक्षी दल जो रहा है बांग्लादेश का, हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट उनको रहा है। शेख हसीना के सपोर्टर हम भारत देश ने किया है, बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, लेकिन विपक्षी दल और सेना का हमेशा से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि सेना प्रमुख जब ये अंतरिम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो भारत का उनको सपोर्ट या फिर वो सपोर्ट लेंगे भारत से? देखिए, मैंने अपने पिछले उसमें आपको अभी बताया है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारे जितने मित्र देश हैं वे परेशान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। और इसीलिए ये सारे जब घटनाक्रम घटे, तो उसकी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे विपरीत आती है। तो वो हमारा मित्र देश नहीं है और वो चाहेगा कि इस तरह की घटनाक्रम हो। और जो विपक्षी जिनका आप बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट पाकिस्तान का हो सकता है। मेरा यही कहना है कि अभी इस समय भारत बहुत नाजुक घड़ी में भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो चाइना को देख लें, चाहे पाकिस्तान को देख लें, ये इस समय ये चाहते हैं कि चूंकि बहुत प्रगति है, बहुत प्रगति में जा रहा है, विश्व में उसका नाम है, तो उसको किस तरह से परेशान हो, जो कि हमारा हिस्सा है, कभी बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो इनको श्रीलंका, इन सारे देशों को किस तरह से तोड़ा जाए। श्रीलंका में आर्थिक हालात जब खराब हुए, तब भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। आज जब बांग्लादेश में शेख हसीना हटाई गई, तब भी वहां जश्न का माहौल है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारे जो हिस्से टूट गए हैं, कुछ नए देश जो बने हैं, उनके मिटने पर वो खुशी मनाता है। और ये बात सही है कि जो विपक्षी दल है, वे पाकिस्तान के संपर्क में ही है और उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी है। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि भारत एक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो इतना आसान नहीं होगा भारत के किसी सपोर्ट के बिना पड़ोसी देश में कुछ बड़ी सत्ता यदि काम करेगी, तो कहीं ना कहीं भारत का सपोर्ट उन्हें लेना होगा। ठीक है।
नवीन आनंद जी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मदीप जी, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो छात्र है वो पीएम आवास तक कैसे पहुंचे, राष्ट्रपति आवास तक वो कैसे पहुंच गए, वहां पर वो घुस जाते हैं, लूटपाट वहां पर मचा देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं शेख हसीना की बात जिस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनकी सरकार भी ये सारी चीजें कंट्रोल करने में नाकाम ही रही है। राजधानी ढाका की अगर हम बात करें तो 4 लाख लोग सड़कों पर है, जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प है, और आज ही की अगर हम बात करें तो 6 लोग उसमें मारे भी गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा कर लिया है, 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं और ज्यादातर इनमें छात्र हैं। काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है, वो इकोनॉमी पर हो रहा है, इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है बांग्लादेश की। अर्चिता जी, देखिए, बांग्लादेश का जन्म जब से हुआ है तब से वहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व कैसे कायम हो, ये बड़ी चुनौती रही है। इस देश में सत्ताएं कम काम कर रहा है, लेकिन ये देश बंद ज्यादा रहता है। पिछले 2009 से जब से शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री बनी, तब से देश में राजनीतिक स्थायित्व आया है, और उसी का परिणाम है कि जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जिस देश में राजनीतिक स्थायित्व होता है वहाँ पर विदेशी कंपनियां जो है वो व्यापार करने में दिलचस्पी लेती है, और दुनिया भर की कंपनियों ने दिलचस्पी ली। इसी का कारण है कि शेख हसीना एक समय के बाद भारत और चाइना के बीच संतुलन साधती हुई दिखी, और उन्होंने चाइना से हथियार खरीदने से भी गुरेज नहीं किया, जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण माना गया। लेकिन अब इन सब में शेख हसीना का चला जाना, जिस प्रकार से वो गई है, तो पूर्वोत्तर में, चूंकि हम पूर्वोत्तर में शांति की दृष्टि से पूर्वोत्तर के जो बहुत सारे अलगाववादी संगठन हैं वो पूर्वोत्तर में भारतीय सेना पर हमला करके बांग्लादेश में भाग जाते थे। लेकिन शेख हसीना ने बांग्लादेश में भागने वाले जो बोडो थे या जो अलगाववादी संगठन थे, चाहे असम के हो चाहे नागालैंड के हो, तो उनको पकड़कर भारत के हवाले किया। तो शेख हसीना के कार्यकाल में सबसे बड़ी सफलता यह थी कि पूर्वोत्तर में अलगाववाद को समाप्त करवाने में भारत ने सफलता अर्जित कर ली। दूसरी बात यह भी कि शेख हसीना भारत के लिए शुक्रगुजार रही है, इसलिए क्योंकि उनके पिताजी, या बांग्लादेश का जन्म भारत के कारण हुआ, उनके पिता को भारत का सपोर्ट था। शेख हसीना भारत में लंबे समय तक रुकी, जब कि उनके पिताजी की हत्या हुई थी। इसके बाद शेख हसीना जब राजनीतिक तौर पर कमजोर होने लगी तो भारत ने उनकी मदद की। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद शेख हसीना पिछले कुछ समय से संतुलन की राजनीति साधने लगी थी, और ये समझ लेना कि वो भारत का अंध समर्थन करती थी, ये गलत है। क्योंकि अभी वो जब भारत यात्रा पे आई थी उसके बाद वो तुरंत चाइना की यात्रा पर चली गई थी। तो मुझे लगता है कि चाइना में एक पार्टी की लंबे समय का जो कार्यकाल हुआ था उसमें भारत विरोधी ताकतें जो है वो मजबूत हो रही थी। मालदीव जैसा इंडिया आउट का नारा भी बांग्लादेश में लगने लगा था, और ऐसा लगने लगा था कि शेख हसीना का भारत समर्थन करता है। तो अब जो बदला सिनेरियो है उसमें आने वाले समय में दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी भारत के यदि बेहतर संबंध हो तो न केवल भारत की लिए आर्थिक दृष्टि से लेकिन सामरिक दृष्टि से भी बेहतर होगा। और समय की यह मांग भी है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के विपक्षी दलों से भी संतुलन कायम करे, समन्वयकारी संबंध रखे, जिससे कि आने वाले समय में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम बनी रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदीप जी। अफरोजा, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब देखिए, छात्रों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, वहां पर आंदोलन किया, क्या पीएम ने वहां से इस्तीफा दे दिया, वो वहां से रवाना हो गई हैं, और आपका ये कहना है कि आप खुश हैं, जो भी आपकी अब डिमांड मान ली गई है, मांग मान ली गई है, आप इससे खुश हैं? सेना प्रमुख का यह बयान आया है कि अब अंतरिम सरकार वहां पर बनाई जाएगी। अब नई गवर्नमेंट के रूप में आप क्या देखना चाहती हैं? क्या तस्वीरें वहां बांग्लादेश की होना चाहिए? अब छात्रों की अब क्या डिमांड रहेगी, या फिर अब इस आंदोलन के बाद खुश है छात्र क्योंकि उनकी डिमांड मांग ली गई है? अफरोजा, सवाल आप ही से था। देखिए अर्चिता जी, छात्रों का खुश होना, ब्रह्मदीप जी आपसे नहीं, अफरोजा से मेरा सवाल था। अफरोजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस। अफरोजा, मेरा सवाल आपसे यही था कि अब प्रदर्शनकारी जो भी छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनकी डिमांड मान ली गई है, हालांकि कई छात्रों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मूवमेंट से खुश हैं
क्योंकि उनकी डिमांड मान ली गई है। आपने भी कहा कि आप खुश हैं जो भी ये हुआ है उसको देखकर, लेकिन जिन छात्रों की जान गई उतनी जान नहीं जाना चाहिए थी अगर सरकार पहले आपकी डिमांड्स को मान लेती। अब आप नई गवर्नमेंट के रूप में क्या देखना चाहती हैं वहां पर? अब नए गवर्नमेंट जो होगा, हम लोग यही चाहते हैं कि पहले जो स्टोरी अभी भी हुआ है ये रिपीट नहीं हो। जो भी होगा देश के भलाई के लिए हो। गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए सोचे, जो देश के हर एक जान, स्टूडेंट सबके लिए सोचे, सबके तरफ ध्यान दे। अगर ऐसा सब कुछ ध्यान में रखते हुए नया कोई सरकार बनाना चाहे या फिर हो, हम लोग उसमें सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। हम लोगों के जो आर्मी चीफ है उन्होंने अभी भी कहा है कि दे आर, उनका ये जो बयान सामने आया है कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, इसके सपोर्ट में आप छात्र रहेंगे अफरोजा? ऑब्वियसली रहेंगे। अगर वो लोग हम लोगों के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, ये सब सोचते हुए कोई अच्छा सा हल निकालते हैं, हम लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। ठीक है अफरोजा। नवीन आनंद जी, यहाँ पर अब शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आ गया पश्चिम बंगाल से। वो बीजेपी के नेता भी हैं, विपक्ष में है वो वहां पर। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू बंगाल आ रहे हैं। उनकी ओर से ये कहा गया, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। केंद्र सरकार से बात करें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये वो कह रहे हैं। अब 1 करोड़ हिंदू पश्चिम बंगाल की ओर आ रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे ही इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान की हम देखते आए हैं, लगातार इस पर राजनीति भी होती आई है। तो तस्वीरें अब क्या होने वाली हैं? 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। भारत में फिर क्या परिस्थितियां होंगी? क्या कोई हिंसा भारत में भी भड़क सकती है? क्योंकि ऐसी अब चिंता भी कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। देखिए, पहले भी बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत आते रहे हैं और लगातार इस पर काम भी हुआ है। देश की सरकार ने इसको लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ एक कानून भी बनाया। जो भारत में पहले से आ गए थे उनके लिए अब इस तरह हैं। तो ये बात सही है कि उत्तर पूर्वोत्तर भारत में जब इस तरीके से आंदोलन हुए और हमारे यहाँ पर जब संकट था, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ही हमारा सपोर्ट भी किया। और अभी जब ये इस तरह के हालात वहां पर होंगे, जब अस्थिरता की बात होगी, 20 साल की प्रधानमंत्री का इस तरह से पद से हटना, और उसके बाद जो उनके पक्ष और विपक्ष में जो लोग होंगे वे अपना देश छोड़ करके यदि भारत में घुसते हैं, तो यहाँ पर बड़ी सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि पहले से ही हम लोग इस तरह के घुसपैठियों के और कई तरह का जो हमारे यहाँ जो आंतरिक स्थितियां जो विस्फोट तक स्थिति में नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का माहौल बनने लगा था उस क्षेत्र में जहां से बांग्लादेश जाते हैं, जिस रास्ते से उसी उसी तरफ से यदि भारत में लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सतर्कता तो बेहद जरूरी है। और भारत सरकार अब बहुत चाक चौबंद है इस मामले को लेकर के। मुझे नहीं लगता संख्या सुधिकारी बता रहे हैं इतनी संख्या में तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वहां से लोग इस तरफ पलायन, जैसे प्रधानमंत्री भागी इस तरह से उनके देश से भी कुछ लोग भारत में आएंगे, ऐसा लगता है जरूर। लेकिन इससे भारत में जिस तरह से आप बता रहे, क्या हालत होने वाले हैं? यानी कितना कितना संयम भारत को रखना होगा अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो? नवीन जी, देखिए, भारत में सब सर्वप्रथम तो अभी इस समय जो देश बड़े अच्छे मजबूत स्थिति में है देश, और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के सभी जो में, चाहे हम किसी भी राज्य की बात कर लें, तो क्या कानून व्यवस्था अच्छी है। बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर चूंकि इतनी जांच और वो होती है आजकल, बहुत सारे हुए, सरल नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि लोग आते हैं तो उनको नियम प्रक्रिया का पालन करना होगा। और खासकर जब भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति इस तरह की है कि हम लोगों का स्वागत जरूर करते हैं। लोगों को यदि तरीके से या कोई सैद्धांतिक प्रक्रिया के तहत कोई आते हैं तो उनका तो वेलकम होता है। लेकिन जो गलत ढंग से आए हैं उनको भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और रहा सवाल तो देश व्यवस्था है, वो अपने तरीके से निपटेगी इन हालात से। ठीक है नवीन जी। ब्रह्मदीप जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप देखिए, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया कई सारी आई हैं। अब वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि कोई भी अनर्गल पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डाले। क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वहां पर अगर ये परिस्थितियां जताई जा रही हैं कि बांग्लादेश से हिंदू वहां पर पहुंचे, तो पश्चिम बंगाल में तो हमने वैसे ही देखा है कितना हिंसा वहां पर, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वहां की, कितना हिंसा वहां पर हो रहा है और भड़काऊ स्थितियां हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि
कोई भी बयान विपक्ष की तरफ से तब तक सामने नहीं आएगा जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान बांग्लादेश की परिस्थितियों को लेकर सामने नहीं आ जाता। देखिए अर्चिता जी, मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हिंदू आ जाएंगे, ये सोचना जल्दबाजी है, क्योंकि ये सही है कि अवामी लीग जो है उसकी पार्टियां अल्पसंख्यक समर्थक रही है, हिंदुओं का सपोर्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी हिंदू जो है वो अवामी लीग का समर्थन भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि अवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत गुस्सा है और यही कारण है कि 6 अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की लिंचिंग भी हुई, छात्रों पर उन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद छात्रों ने घेर के उनको मार डाला। तो मुद्दा अवामी लीग का है और इसके बाद जो आर्थिक तौर पर लगातार बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, जो वहाँ की जो नई पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों की है, उसमें कट्टरतावाद नए छात्रों में नहीं है, तो हिंदुओं का पलायन हो जाएगा ये कहना गलत है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश और भारत के संबंध हमेशा की तरह ही मजबूत होंगे, इसलिए भारत में की ओर से कोई भी जल्दबाजी में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हर्षिता जी। ठीक है ब्रह्मदेव जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पड़ोसी मुल्क में ये जो हम गदर होती हुई देख रहे हैं, ये हिंसा जो हम भड़कता हुआ देखा हमने, भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? इकोनॉमी को लेकर अगर हम बात करें, जो प्रदर्शन वहां पर हुआ इसको लेकर बात करें, आंदोलन की अगर हम बात करें, तो वहां पर तमाम जो छात्रों की संख्या है वो बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन छात्रों का अभी ये कहना है, जैसे हमारे साथ बांग्लादेशी छात्रा भी जुड़ी थी, उनका भी ये कहना है कि अब क्योंकि डिमांड उनकी मान ली गई है, वहां से पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, वो देश छोड़कर चली गई है, तो वो इस मूवमेंट से खुश है। वहां पर जो विपक्ष है बीएनपी, उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है, उनकी सराहना उन्होंने की है। और अब क्या सेना के हवाले बांग्लादेश हो गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां के सेना प्रमुख ने ये बयान दे दिया और बड़े ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने ये कहा कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। वहां पर किस तरह की सत्ता अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब वहां पर पीएम शेख हसीना के राज का तो अंत हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद जो हमने बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आते हुए देखी आज, ये कल्पना से परे थी। मुजीबुर रहमान की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई, पीएम आवास में लूटपाट मचाई गई, वहां पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन अंत में यही छात्रों की ओर से भी कहा गया कि वो इस डिमांड क्योंकि उनकी मान ली गई है, वो इन सब चीजों से खुश हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेश के क्या हालात होते हैं, भारत की तरफ से किस तरह का सपोर्ट बांग्लादेश को किया जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।